Good morning, all students. We are starting your subject culture and society. Our next topic is the know of geographical framework. नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं। हमने आपको ज्योग्राफिकल जो सिचुएशन थी उसको बता दिया था। अब हम आगे किसको पढ़ेंगे? जो हमारा आगे के हमने आपको फिजिकल जो रीजन्स थे उनमें कौन कौन से बताए थे। हिमालयन रीजन, द ग्रेट निकोबार, ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स, नंबर 3 डेक्कन प्लेटू, नंबर 4 द कोस्टल प्लेन्स। अब हम किसके बारे में जानेंगे? द हिमालयाज। द हिमालयाज फ्रॉम ए फॉर्मिडेबल वॉल इन द नॉर्थ। ये नॉर्थ में कैसी है? दुर्जे। दुर्जे का मतलब होता है हिंदी में जिसको जीता न जा सके, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? फॉर्मिडेबल। तो द हिमालय क्या है? ये दुर्जे एक बाल का काम करती है, जबकि यहाँ पे कोई दीवार नहीं है, लेकिन हम बाल किसे कहते हैं? जो हिमालय का जो पहाड़ियाँ उनको हम बाल मानते हैं। एंड हैव बीन ए स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल डिफेंस, ये अगेंस्ट इन्वेजन्स फ्रॉम दी नॉर्थ। जो नॉर्थ से आने वाले इन्वेजन्स होते हैं, जो आक्रमणकारी होते हैं, जो हमलावर होते हैं, उनसे क्या करती हैं? स्ट्रॉन्ग, मजबूती से, एंड पावरफुल, शक्तिशाली रूप से ये इसका इन्वेजन्स को रोकती हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा द माउंटेन चेन हैज ए फ्यू पासिस। जो माउंटेन चेन है वह कुछ पासिस रखती है। पासिस का मतलब होता है दर्रा इन द नॉर्थ वेस्ट, विच ऑफर्ड एन इजी एक्सेस टू द पर्सियन, ग्रीक, कुषाण, सीथियन, शक, तुर्क, तारतार, मंगोल्स एट्सेट्रा। इसमें बताया गया है द माउंटेन चेन्स है जो फ्यू पासिस, जो पासिस हैं इसमें दर रही हैं इन दी नॉर्थ वेस्ट। किस दिशा में? नॉर्थ वेस्ट में। विच ऑफर्ड ये ऑफर करते हैं एन इजी एसेस, मतलब इजी एसेस का मतलब है आने जाने के लिए जो। तो ये दर्रे कुछ कहीं जो दर्रे हैं वो आक्रमणकारियों को आने के में जो सरलता रहती है वो कहाँ से रहती है? दर्रों से, ना कि पहाड़ियों से। अब इससे कौन कौन आए हैं? पर्सियन आए हैं, ग्रीक आए हैं, कुषाण आए हैं, सीथियंस आए हैं, शक्स आए हैं, तुर्क आए हैं, तारतार आए हैं, मंगोल आए हैं, और भी जो आए हैं एट्सेट्रा। हु इन्वेडेड नॉर्थ इंडिया एंड इस्टेब्लिश्ड देयर किंगडम। और ये यहाँ पे आके इन्होंने क्या किया? अपने किंगडम को इस्टेब्लिश किया, स्थापित किया। नेक्स्ट हमारा द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ द इंडस। जो हमारा क्षेत्र कौन सी बात करेंगे? जो ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन है, जो उत्तर का जो महान मैदान है उसके बारे में देखेंगे। इसमें कौन है? ऑफ द इंडस। इंडस को किसको कहा जाता है? सिंधु को। गंगा एंड ब्रह्मपुत्र हैव बीन द प्रिंसिपल थिएटर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। बहुत ही अच्छी लाइन कही गई है कि अगर आपको अच्छे से भारतीय इतिहास को देखना समझना है तो आप किसको देखिए? जो इंडस का प्लेन है उसको देखिए, जो गंगा का प्लेन है, मैदान है, उनको देखिए, ब्रह्मपुत्र। यहाँ पे आपको पूरे भारत की संस्कृति झलक जाएगी। फिर कहते हैं इट वाज इन द इंडस वैली दैट द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन। सबसे पहले यहाँ पे किस सिविलाइजेशन को बताया जाता है? इंडस वैली। इंडस वैली को हिंदी में क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। फिर आई ई फॉर एग्जाम्पल द हड़प्पन। इसको हम क्या कहते हैं? हड़प्पन भी कहते हैं। फ्लोरिस्ट मीन्स फली फूली। द वैदिक सिविलाइजेशन, जो वैदिक सिविलाइजेशन है जो कि हड़प्पा के बाद का काल है, प्रपोज्ड इन द इंडो गंगेटिक वैली। जो इंडिया का जो गंगा का प्लेन था, जो मैदान था, उसमें कौन डेवलप हुई है? प्रॉस्पर्ड, मतलब फली फूली कौन है? वैदिक। द ग्रेट रीजन्स द ग्रेट रिलीजन्स फॉर एग्जाम्पल हिंदुज्म, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म इवॉल्व्ड। मतलब यहाँ पर जो कई बड़े धर्मों का यहाँ पे क्या हुआ है? इवॉल्व हुआ है, उत्कर्ष हुआ है। ये कौन कौन से हैं? जैसे कि हिंदू है, जैनिज्म है, बुद्धिज्म है। तो इस प्रकार के जो धर्म है वो इसके मैदानों में फले फूले। द रीजन विटनेस्ड, जो
क्षेत्र होता है ये विटनेस है द राइज ऑफ द मैनी किंगडम्स, की यहाँ पे कई जो किंगडम्स हैं, जो कई साम्राज्य उनका उदय हुआ। द फर्स्ट एम्पायर, जो फर्स्ट एम्पायर किसे बताया गया, आई फॉर एग्जाम्पल द मौर्यन एम्पायर, द मौर्य एक जो काल होता है उसमें कई राजा हैं, उसके बारे में देखेंगे बाद में। मौर्य एम्पायर रोज इन द रीजन ओनली, इसमें कौन सा डेवलप हुआ, मौर्य। द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ द रीजन ऑलवेज एल्योर्ड द इन्वेडर्स, जो यहाँ की आर्थिक जो प्रॉस्पेरिटी थी इसकी वजह से जो इन्वेडर्स थे, जो इन्वेजन्स थे, वो हमेशा इसके प्रति आकर्षित हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा द दक्कन प्लेटू। दक्कन प्लेटू क्या है, लाइंग साउथ ऑफ द बिंद रेंज। जब आप देखेंगे तो ये साउथ में बिंद रेंज से लेकर के आप साउथ की तरफ चले जाएंगे तो ये क्या है, दक्कन प्लेटू। रिमेन्ड अनअफेक्टेड बाय द पॉलिटिकल, ये किससे रहा है, ये अनअफेक्टेड रहा है द पॉलिटिकल अपहीवल्स ऑफ द नॉर्थ एज डेंस फॉरेस्ट। किस लिए, क्योंकि यहाँ पे घने जंगल थे, डेंस मीन्स घने, एंड हिल्स मेड कम्युनिकेशन, और इसमें क्या है, ये पहाड़ी क्षेत्र है। तो इसमें बताया गया है कि जो दक्कन, जितना आपका उत्तरी क्षेत्र प्रभावित रहा है इतना दक्कन नहीं रहा है। और इसमें आप देखें इसका एक रीज़न ये भी है कि यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट थी। डेंस फॉरेस्ट में आप देखेंगे इसमें आपको जो आपका क्या बोलते हैं, सह्याद्री बोलते हैं, पश्चिमी घाट बोलते हैं, यहाँ पे आज भी घूमने लायक कई अच्छे स्थान हैं। तो फिर इसमें अब ये क्या दिया था, मेड कम्युनिकेशन, डेंस फॉरेस्ट हिल्स मेड कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन डिफ़िकल्ट एंड हैंस। तो इसने क्या था, जो यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्रों में भी बता रहे थे, इसकी वजह से आने जाने में परेशानियाँ थी, डिफ़िकल्टीज थी, इस वजह से भी ये कुछ अनछुआ रहा। एक्टेड एज ए बैरियर टू द इन्वेडर्स, तो ये किसके, जो बैरियर का काम करता था इन्वेडर्स के लिए फ्रॉम दी नॉर्थ, जो नॉर्थ से आने वाली थी। एज ए रिजल्ट साउथ इंडिया रिमेन्ड आइसोलेटेड एंड डेवलप्ड ए कल्चर फॉर इट्स ओन इज नोन एज दी द्रविड़ कल्चर। तो ये जब इन चीज़ों से टच में ज़्यादा नहीं रहा तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक अपनी सभ्यता संस्कृति फली फूली, जिसको क्या कहा जाता है, द्रविड़ सभ्यता। नंबर 3 ये हमारा नेक्स्ट है पैराग्राफ, द कोस्टल प्लेन। अब कोस्टल का मतलब होता है जो तटीय क्षेत्र। विद एन इजी एक्सेस टू द सी फैसिलिटेड द ग्रोथ ऑफ द सेवरल किंगडम्स मैरीटाइम ट्रेड। तो विद एन इजी एक्सेस, यहाँ पे एक्सेस करना, यहाँ पे आना जाना क्या है, आसान है क्योंकि समुद्र का किनारा है। फैसिलिटेड द ग्रोथ ऑफ द सेवरल किंगडम, तो यहाँ पे कई जो साम्राज्य हैं उन्होंने ग्रोथ किया है। मैरी टाइम ट्रेड, तो इन्होंने क्या किया है, जो समुद्री व्यापार था इसकी वजह से यहाँ पे अच्छे से फ्लोरिशिंग सिटीज एंड पोर्ट्स, और यहाँ पे कई अच्छी सिटी और पोर्ट्स बंदरगाह फले फूले। द किंगडम ऑफ द रीजन ट्रेडेड एंड मेंटेन्ड कल्चर कॉन्टेक्ट्स विद जावा, सुमात्रा, बर्मा, सियाम, बर्मा को म्यांमार पहले आज कहते हैं, सियाम आज जिसे हम थाईलैंड के नाम से जानते हैं, एंड इंडो चाइना। तो इसमें क्या बताया गया, द किंगडम ऑफ द रीजन, जो यहाँ के इस रीजन के जो किंगडम्स थे, ट्रेडेड एंड मेंटेन्ड, इन्होंने अपना ट्रेड किससे किया, इन कल्चरल कॉन्टेक्ट, इनके कल्चर कॉन्टेक्ट किसके साथ थी, जावा के साथ। इंडोनेशिया द्वीपों में पड़ता है, इंडोनेशियाई द्वीपों में, सुमात्रा, बर्मा, म्यांमार के साथ, सियाम थाईलैंड के साथ, इंडो चाइना के साथ। द हाई रेंज ऑफ द हिमालयाज एंड डेंसली फॉरेस्टेड हिल्स ऑफ सेंट्रल एंड साउथ इंडिया वर द एबोर्ड ऑफ सेवरल ट्राइब्स। द हाई रेंज, इसमें हाई रेंज ऑफ द हिमालयाज, हिमालय जो हाई रेंज उनमें, एंड डेंसली फॉरेस्ट और घने जंगल की वजह, हिल्स ऑफ सेंट्रल एंड साउथ इंडिया, जो सेंट्रल और साउथ इंडिया है, वर द एबोर्ड ऑफ सेवरल ट्राइब। इसमें क्या हुआ है कि कई जो ट्राइब्स होती हैं, जनजातियाँ होती हैं, उनका क्षेत्र रहा है। who being driven away by the invaders तो took refuge in the scheduled areas। तो क्या ये जब टच में नहीं रहे हैं तो ये हमेशा बचे रहे हैं। for many centuries their tribes living in isolation, ये कैसी, जब
इनका किसी से टच में नहीं जब ये रहते तो ये आइसोलेशन में हो जाते, मतलब इनकी जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था क्या वही जंगल पे डिपेंड होती है, उसी उतने ही बीच में घूमती रहती है। जैसे एक गांव है, एक गांव के लोग अगर अन्य गांव से संपर्क नहीं रखेंगे तो उसको कैसा विलेज बताया जाएगा, आइसोलेटेड विलेज। मेंटेन द डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी एंड प्रिजर्व देयर कल्चर, और उन्होंने क्या किया है, अपनी जो आइडेंटिटी है उसको डिस्टिंक्ट बिल्कुल सुस्पष्ट बचा के रखा, एंड प्रिजर्व देयर कल्चर, और अपना जो उन्होंने उनकी संस्कृति थी उसको प्रिजर्व करके रखा। फिर नेक्स्ट है हमारा सोर्स ऑफ हिस्ट्री, आर्कियोलॉजिकल सोर्स। इन प्री हिस्टोरिक टाइम्स एज द आर्ट ऑफ राइटिंग वाज नॉट डेवलप्ड, जो प्री हिस्टोरिकल टाइम है उसमें क्या है, आर्ट और राइटिंग वाज नॉट डेवलप्ड, जो इसमें लिखना और ये कला डेवलप नहीं थी। देयर आर नो रिटन रिकॉर्ड, उस समय के कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है, और डॉक्यूमेंट्स, ना ही कोई दस्तावेज ऑफ दैट पीरियड। फॉर नोइंग अबाउट दोज टाइम वी डिपेंड ऑन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। यहाँ पर कुछ आर्कियोलॉजिकल मतलब पुरातात्विक जो एविडेंस हैं, साक्ष्य, विच इंक्लूड रिमेन्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स, स्मारक हैं, कॉइन्स हैं, सिक्के हैं, टैबलेट्स हैं, सील्स हैं, पॉटरी है, जो आपके बर्तन वगैरह होते हैं, टूल्स हैं, ड्राइंग हैं, कुछ चित्र हैं, फिगरेंस हैं, इमेजेस हैं, यूज्ड बाय द एंशिएंट पीपल। जो हमें कुछ पुरानी चित्र मिले हैं, पॉटरी का सामान मिला है, कुछ टूल्स मिले हैं, कुछ हमें मोहरें मिली हैं, इनके माध्यम से हम जो प्री हिस्टोरिक टाइम है उसके बारे में जानते हैं। अब हम देखें आर्कियोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ द रिमेन्स ऑफ द पास्ट। ये आर्कियोलॉजी क्या है, ये स्टडी ऑफ द पास्ट, ये पास्ट की स्टडी है। आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स आर द ऑब्जेक्ट बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर, इसमें किसका अध्ययन होता है, बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं उनका होता है। विच वेयर डग आउट, जिनको खुदाई में प्राप्त हुआ है। ऑफ द आर्कियोलॉजिकल साइट, जो पुरातात्विक जो साइट्स हैं, जो जगह हैं वहाँ से। द आर्कियोलॉजिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ दीज रिमेन्स अनवेल, तो वो क्या करती हैं, जो आर्कियोलॉजिकल हैं द बेसिस, ये रिमेन पर्दा उठाती हैं, अनवेल द मिस्ट्रीज ऑफ द पास्ट, जो पास्ट का जो मतलब भूतकाल का जो रहस्य उसके बारे में। अवर नॉलेज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज मोस्टली बेस्ड ऑन सच आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स। हमारी जानकारी के लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली जो सिंधु घाटी सभ्यता है, मोस्टली बेस्ड, ये पूरी तरीके से किस पर बेस्ड है, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स पे। जैसे आप देखेंगे जो इसमें बताया गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो कुछ स्थान हैं, जैसे कि आपका हड़प्पा है भारत में, मोहनजोदड़ो है, आपका राखीगढ़ी है, आपका धौलावीरा है, जो कि धौलावीरा आपका गुजरात में पड़ता है, लोथल है, ये कई इसके कैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स हैं। नेक्स्ट है हमारा मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट स्मारक क्या होते हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग वेदर इन र्यून्स और स्टैंडिंग टेल अस द लॉट अबाउट मी लाइफ ऑफ पीपल इन एंशिएंट टाइम। हिस्टोरिकल बिल्डिंग है मॉन्यूमेंट्स में, वेयर इन र्यून्स और स्टैंडिंग, कुछ र्यून्स हो खत्म हो गई, कुछ स्टैंड खड़ी हुई, टेल अस ये लॉट ऑफ अबाउट, जो हमें बताती हैं लाइफ ऑफ पीपल, लोगों के जीवन के बारे में इन एंशिएंट टाइम। द एक्सकवेशन मीन्स होता है उत्खनन स्थल, जो उत्खनन में जो साइट्स प्राप्त हुई हैं। एट द हड़प्पा, ये हमने अभी पहले बताया था, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, हस्तिनापुर, जो आपके मेरठ के आसपास का क्षेत्र है। गिव अस द ग्लिम्स, ग्लिम्स मीन्स होता है झलक ऑफ लाइफ इन दी पास्ट, ये हमें पास्ट की कुछ झलक दिखलाती हैं। द रिमेन्स ऑफ नालंदा, नालंदा आपका किस डिस्ट्रिक्ट में, ये आप हमको बताएंगे मैसेज करके। एंड दी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बताएंगे ये आज के किस स्टेट में पड़ती है। द ग्रांड स्तूपाज, जो इसमें शानदार जो स्तूप बने, ग्रांड स्तूपाज ऑफ सांची, सांची भी आप हमें बताएंगे ये किस राज्य में पड़ता है। आपको चलिए हम ऑप्शन भी दे रही हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इन चार में से एक होगा, आपको बताना है। द अशोकाज पिलर, जो अशोका के जो स्तंभ हैं उनके बारे में। द रथ एंड महाबलीपुरम, जो महाबलीपुरम में रथ है उनके बारे में। रिवील्स आवर ग्लोरियस पास्ट टू अस, जो हमें हमारे शानदार जो हमारा इतिहास है, पास्ट है, उसके बारे में बताते हैं। इसी के साथ ये मेरा लेक्चर समाप्त होता है। ये थी क्लास 6 की कल्चर एंड सोसाइटी,
ऑल स्टूडेंट क्या करेंगे, जो अपनी बुक अपना बैग कंप्लीट करा लेंगे और उसमें से जो आपकी ये बुक है इसी पर इसकी हिंदी में मीनिंग लिखेंगे डिक्शनरी से छांट के, और मुझको उसको सेंड करके बताएंगे कि सर मैंने वर्क पूरा किया है। और इस वीडियोज़ को आपको मिनिमम 2 टाइम्स सुनना ही सुनना है, और अधिकतम आप 3, 4, 5 टाइम्स भी इसको सुन सकते हैं। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू।